గౌరవ సభ్యులు అనసూయ గారు లేవనెత్తిన క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తగు చర్య నిమిత్తం సంబంధించినటువంటి అధికారులకు పంపిస్తాం. మంత్రి గారు. जाफर हुसैन साहब. ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा सवाल ये है कि आज शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के जुल्म बढ़ते जा रहा साहब. चालाना इतने ज़्यादा हो रहे हैं सर कि पहले ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती सर, मगर आज की तारीख में ट्रैफिक पुलिस का काम ये है कि कैमरा लेना, कोने में ठहरना, कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं करना सर, सिर्फ फ़ोटो खींचना. ऐसा लग रहा है कि सबसे बेहतरीन अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है तो वो फोटोग्राफरी की ट्रेनिंग दी गई है सर. तो मेरा आपसे ज़रिए से डायरेक्ट ये कहना है मिनिस्टर साहब से कि ये जो चालाना है इसके अंदर हर गाड़ी को, चाहे टू व्हीलर हो, 4,000, 6,000, 10,000 ऐसे चालाना है सर. एक बार अगर वो गाड़ी पकड़ लेता है कांस्टेबल या एसआई या इंस्पेक्टर, तो जब तक चालान क्लियर नहीं करे गाड़ी नहीं देता सर. उसके साथ में फैमिली हॉस्पिटल को जाने की रहती, सबको उतार देता, गाड़ी खींच लेता सर. तो मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, साहब पहले हेलमेट का जो चालान था वो 135 था सर, आज गलती से गली में भी निकला तो 235 कर दिए सर. ये जुल्म कहीं को सर, वैसे ही लोग परेशान हैं और ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं सर. तो मेरी लास्टली सर आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ सर, जितने पुराने चालान है एटलीस्ट वन टाइम सेटलमेंट के लिए सर 50% डिस्काउंट दे दीजिए सर. जितने लोग भर सकते वो चालान कंप्लीट कर लेते सर, कम से कम जाते वक्त तकलीफ नहीं होती सर. आज एमएलएस को सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी पकड़ लिए. मेरे साथ मेरी बहन को मैं स्कूल लेके जा रहा था, कॉलेज को लेके जा रहा था, या कोई पेरेंट्स बोलता बच्ची को लेके जा रहा था सर. तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ख्वाहिश करना चाहता हूं सर, ये चालानों के ऊपर कंसिडर करिए और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कहिए. हमारी गाड़ी भी फंस गई सर तो हमारा गनमैन उतर के क्लियर करना पड़ता, ट्रैफिक पुलिस नहीं करती. बहुत बहुत शुक्रिया सर. मिनिस्टर गाరు. जनाब जाफरुद्दीन साहब जो ट्रैफिक चालान का मुद्दा उठाए हैं सर, हम नोट कर. स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज 2014 में रियासत तेलंगाना बनने के बाद शादी मुबारक कन्या लक्ष्मी का जो स्कीम को लाया गया, बहुत अच्छी स्कीम है. मगर मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2 साल से कई मंडल्स के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, जो फाइल्स को सबमिट करने के बाद कई रेवेन्यू ऑफिसर्स उन तमाम गरीब आवाम के फाइल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है. और वजह ये बता रही है कि आपका घर जाती है, आप यहाँ पर नहीं रहते, और ये गलत इन्फॉर्मेशन देकर रिजेक्ट किया जा रहा है. मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में जो महंगाई है, जो शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के अंदर 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है. कम से कम 1.5 लाख रुपये करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए आपको भी, उस हुकूमत को भी गौर करने की ज़रूरत है. और साथ ही साथ ये भी तो बताना चाह रहा हूँ कि कई मंडल्स के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पर बैठकर हर फाइल को 4,000, 5,000 रुपये लेकर इन फाइल्स को पास किया जा रहा है. मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ. शुक्रिया. मिनिस्टर साहब के पूछना मालूम करना चाहता हूँ कि रियासत तेलंगाना के अंदर कितने टाइप के राशन कार्ड्स हैं, और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना 2014 से लेकर आज की तारीख तक कितने एप्लीकेशंस आए और कितने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया. और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो रिजेक्ट किए गए उसकी वजह क्या है. मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि हालिया में तीन महीने पहले जो फूड सिक्योरिटी कार्ड को दिया गया था, उसके अंदर हैदराबाद के अंदर हज़ारों एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया. हमने मालूम किया तो बताया कि 368 डिग्री के तहत उसको रिजेक्ट किया गया. मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर शाम तक ठेला बंडी मजदूरी करने वालों के पास कोई गाड़ी या कार या टू व्हीलर बताकर
उन तमाम एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ, जो हालिया में 2014 से पहले जो राशन कार्ड हुआ करता था, उसके अंदर बीपीएल को, जो गरीब आवाम रहती थी, वाइट राशन कार्ड को, उसके अंदर आरोग्यश्री का इंतज़ाम किया करता था, वो हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल करते थे। मगर आज 2014 से लेकर जो आज की तारीख में जो फूड सिक्योरिटी कार्ड को दिया गया, वो कोई फूड सिक्योरिटी कार्ड को ले जाकर कोई गरीब आवाम हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहती है, मगर उस फूड सिक्योरिटी कार्ड को कोई वहाँ पर बताने वाला नहीं और एक्सेप्ट करने वाला भी नहीं। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर कितने राशन शॉप्स है और कितने वैकेंट है, आपके ज़रिए ये भी मालूम करना चाहता हूँ। और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ, 2014 से लेकर आज की तारीख तक कितने कार्ड दिए गए और कितने देने वाले हैं। मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब को कि आने वाले कई हज़ारों एप्लीकेशंस है राशन कार्ड के लिए दाखिल किए, उन तमाम को राशन कार्ड देने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी बताना चाहता हूँ कि राशन कार्ड के एप्लीकेशंस को फिर दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए ख़ास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर कई ऐसी गरीब आवाम है कि आप देखते होंगे पिछले लॉकडाउन के अंदर कई आवाम राशन कार्ड की दुकान पर जाती है, मगर वहाँ पर राशन हासिल नहीं किया जाता है, और एक दुकान के ऊपर कितने कार्ड्स है उन तमाम तफसील बताने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को पूछना चाहता हूँ। पाशा कादिर साहब। जनाब स्पीकर साहब, राशन कार्ड का मसला एक अहम मसला है। खुसूसन जब ये दरख्वास्तें वसूल की गई तो पिछले 3-4 साल से जो दरख्वास्तें रुकी हुई थी, पहले उनको क्लियर करने का ऐलान किया गया, उसके बाद जो नए दरख्वास्त गुजार थे उनको करे। लेकिन अभी बहुत सारे लोग इससे महरूम हैं। 30 सितंबर को आखिरी तारीख थी इसकी, और इसमें मज़ीद तोसी की ज़रूरत है क्योंकि मुस्तहक़ लोगों को महरूम रखा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए जो बुनियाद बताई गई है, उसकी इंक्वायरी में बेज़ाब्तगियाँ बहुत हो गई। मतलब ये 1-2 महीने आदमी बीमार है, कार्ड होल्डर 2 महीने तक अनाज नहीं लिया तो उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। और लॉकडाउन में लोग गांव को जाके आए, 4-4 महीने लॉकडाउन के गांव में रहे, उन्होंने हैदराबाद आते उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। ऐसे कई गरीब लोगों को कार्ड से महरूम रखा गया है। और फिर कार्ड पे अब दे रहे क्या? पहले तो तमाम अजनास दिए जाते थे, तेल, शक्कर, ये वो, अब सिर्फ चावल है, वो का चीज़ कुछ साथ में है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी कार्ड में क्या क्या आवाम को दिया जा रहा है, और ये कार्ड की अहमियत ये है कि इसके ज़रिए हुकूमत के जो स्कीमात है उनको से गरीबों को फ़ायदा बहुत होता है, उससे इस्तेफादा करने के लिए भी कार्ड बनाते हैं। कई चीज़ों में, इलाज में होता है, तामीरी काम में इजाज़तनामे के लिए इसको बताया जाता है, कई चीज़ों में इस कार्ड की अहमियत है। लेकिन बगैर किसी इंक्वायरी के लोगों के फॉल्स कंप्लेनों पे लोगों के कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। जो महरूम हो गए लोग, उनको देना चाहिए उनके लिए, और फिर दोबारा तारीख का ऐलान करके जितने महरूम लोग हैं उनको कार्ड की सरबराही हुकूमत करे तो बेहतर रहेगा, लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। और रूरल में कितने दिए, अर्बन में कितने दिए, और ये क्या इलाज दे रहे हैं, उसकी तफसील होना चाहिए। शुक्रिया। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए आरटीसी मिनिस्टर साहब से ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 साल पहले जो लॉकडाउन हुआ था, उस तारीख से लेकर आज तक शहर हैदराबाद के अंदर, चाहे वो मिनी बसेस हो या सिटीन के हो या आरटीसी के हो, ये तमाम बसेस को मैं समझता हूँ आज की तारीख में भी 50% बसेस बंद है। और जो कॉलेजेस, स्कूल्स खुलने के बाद भी बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसी हाल में हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवी साहब ने शहर हैदराबाद के हर डिपो, चाहे फलकनुमा हो या मेहदीपट्टनम हो या कुकटपल्ली हो, इन तमाम डिपोज़ के अंदर मिनी बसेस के लिए बताया गया था कि क्योंकि शहर हैदराबाद के अंदर छोटे छोटे रोड्स है, उसके ताल्लुक़ से मिनी बसेस को बताया था। मगर आज
आवाम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। जनाब स्पीकर साहब, उर्दू हिंदुस्तान की एक ऐसी ज़बान है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है और तमाम ज़बानों में उर्दू का मुकाम एक बुलंद मर्तबे पे है। और हमारे पास तो अफसोस की बात कि आज कई सालों से इस रियासत में, तेलंगाना में, उससे पहले आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन अमल नदारत है, उस पर सही तरीके से अमल आवारी नहीं हो रही है। हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उर्दू हज़रात को 66 लोगों को उर्दू के पोस्ट पे तकर्रुरात करके ये ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी होती थी उस पर इंसाफ करेंगी। चुनाचे इन्होंने 66 लोगों का अपॉइंटमेंट करके उर्दू दोस्ती का सबूत दिया है। लेकिन आज उसके बावजूद भी बहुत सारे महकमे हैं जहाँ पर उर्दू के ऊपर अमल आवर नहीं हो रही है। तरीक़ा तो रूल्स के लिहाज से ये है कि हर महकमे में कम अज़ कम एक दरख्वास्त उर्दू की दी जाए, लेने वाला है एक मुतरज्जिम उर्दू का होना चाहिए तमाम महकमे में। इसकी बुनियाद पर नक़ीब मिल्लत नसरुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट का एक मुरासिला तमाम सरकारी महकमे जात के हमने हवाले करके पाबंद किया कि उर्दू को उसका मुकाम दिया जाए। मैं आपके ज़रिए हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करता हूँ कि उर्दू के साथ आज भी नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत सारे महकमों में उर्दू के जानने वाले जिसका तकर्रुर नहीं किया गया, महकमे पुलिस में है और आरटीसी में है, बल्दिया में है, तमाम महकमों में। तो मेरा मुतालबा ये है स्पीकर साहब, उर्दू के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस तरीके से उसको दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ दिया गया उसके साथ सही मानों में इंसाफ करे तो उर्दू का चलन भी आम होगा। उर्दू लोग आगे बढ़कर उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू के साथ इंसाफ करेगी, जो साबिक़ा में तमाम हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया। लेकिन यह हुकूमत से तवक्को है कि वो इंसाफ करके उर्दू की अमल आवरी के लिए हिदायत जारी करेंगे। शुक्रिया।